हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे थे। मेंस 2025 अच्छे तरीके से आई होप आप लोग अपीयर भी हो रहे होंगे और जो भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को हम लोगों ने जो भी प्रीवियसली अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपको गाइड किया हुआ है, अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, definitely you were getting benefit of it, right? So today I am in front of you to discuss the questions related to GS paper 1, and that is also specifically the history and art and culture. अगर हिस्ट्री की ट्रेंड को देखा जाए तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बदलाव तो वैसे आपको नहीं देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ स्टैटिक सब्जेक्ट और क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट आप कभी भी जब मेंस के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो मेंस के क्वेश्चंस को शुरू करना अपने आप में थोड़ा सा कठिन काम रहता है। मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू राइट, बट इट इज़ ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। जिन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ों को इंटरलिंक करना सीखा है, समझना सीखा है, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम द रॉट लर्निंग, अगर आपने एक तरीके से थिंकिंग क्रिएचर बन के अगर देखा हुआ है तो आपके लिए ये आंसर्स टैकल करना इतना कठिन नहीं है ना। बट हम कभी ऐसा नहीं कहते कि भाई ये बहुत ज़्यादा आसान है या बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो लेट अस गेट इनटू इट। क्या चीज़ें रही हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे इसको अप्रोच करना है, लेट्स गेट इनटू इट। मेनली अगर हम देखेंगे तो 6 क्वेश्चंस ऑन एवरेज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको प्रोटो हिस्ट्री से इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा गया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, चांसेस आपके पास रहते हैं क्वेश्चंस पूछे जाने के। इसमें अगर देखोगे तो यहाँ आपको क्वेश्चन इज डिस्कस द salient features of the Harappan architecture। डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर। ये ऐसा चीज है जो हम लोग क्लास में हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। कई बार हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि ये चीजें हैं क्या। अगर आप हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में बात करोगे तो आपको सबसे पहले अलर्ट हो जाना है कि हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉन्यूमेंट्स। यहां हम लोग बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, ठीक है। अगर आप कुछ क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो सबसे पहले आपको समझ जाना है कि हियर विल बी टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग्स और द मॉन्यूमेंट्स, नॉट द टाउन प्लानिंग। यहां आपको एक चीज को अवॉइड करने की कोशिश करना है, टाउन प्लानिंग को यहां लेके नहीं आना है। टाउन प्लानिंग को आपको क्या करना है, अवॉइड करने की कोशिश करना है। टाउन प्लानिंग को क्यों अवॉइड करने की कोशिश करना है, क्योंकि टाउन प्लानिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर्स। टाउन प्लानिंग बिल्डिंग्स का एक तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ जाना है इस क्वेश्चन को देखते ही। अब अगर मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर्स कि आपके हर क्वेश्चन में 3 अलग अलग चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। नंबर 1 स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस इट, आप कैसे इसको शुरू कर सकते हो, है ना। इसको शुरुआत करने के तरीके कैसे हो सकते हैं। अब देखो बेसिक चीज इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। 2-3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपके पास इस क्वेश्चन में होने ही चाहिए। नंबर 1 कि हड़प्पन आर्किटेक्चर इज स्पेशली एन अर्बन आर्किटेक्चर, एन अर्बन आर्किटेक्चर, एन अर्बन आर्किटेक्चर having its own having its own magnificence and engineering marvel reflecting egalitarian ethos। अगर आप इसके बारे में देखोगे तो सबसे मेजर चीज आपको समझ जाना है कि एक अर्बनाइज्ड अर्बन आर्किटेक्चर है, ठीक है। शहरीकृत व्यवस्था आपको दिखेगा। सेकेंड, ये अपने आप में बड़ा मैग्निफिशेंट
आर्किटेक्चर्स, मैन्युफैक्चर्ड मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग मार्बल्स हम इसलिए बोलते हैं, इट इज रिलेटेड विद द टाउन प्लानिंग। तो इसमें हमारा टाउन प्लानिंग डायरेक्ट फोकस नहीं रहेगा, डायरेक्ट फोकस तो हमारे मॉन्यूमेंट्स में रहेंगे। टाउन प्लानिंग विल बी द इनडायरेक्ट वन, दैट्स व्हाई इंट्रोडक्शन में इस पॉइंट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड इन सब का मेन पर्पज होगा कि ये इगैलिटेरियन इथोस को जताता है। इगैलिटेरियन इथोस का मतलब होता है कि यहाँ पे सबके बारे में सोचा गया है। जैसे आप अगर टाउन प्लानिंग को देखोगे तो यू हैव सीन दैट सिटी डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रक्चर्स और एवरी साइड डिवाइडेड टू स्ट्रक्चर्स। नंबर वन इज द अपर टाउन एंड नंबर टू इज द लोअर टाउन। तो नंबर वन अपर टाउन एंड नंबर टू जो लोअर टाउन है, मेजोरिटी आपको बर्न्ट ब्रिक्स के ही मिलेंगे। इन अपोजिट इसके अगर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस में अगर आप देखोगे, मेसोपोटामियन और द लेटर इजिप्ट में अगर देखोगे, तो वहां पे आपको कॉमन पीपल्स के लिए बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं होता हुआ दिखेगा, वहां आपको मड ब्रिक्स का इस्तेमाल ज्यादा दिखेगा। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव्ड इन अ वेरी पैथेटिक लाइफ स्टाइल। तो इसीलिए यू हैव टू यूज हियर द टर्म इगैलिटेरियन इथोस। अब जब आप इसमें मॉन्यूमेंट्स के अंदर एंटर करोगे आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, ना यू विल एंटर इनटू द सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज द बॉडी वाला एस्पेक्ट। That is the body wala aspect. Now what is the body wala aspect here? When you will enter into the body wala aspect, अब आपको यहाँ पे एक एक मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले यू कैन टॉक अबाउट द सिटाडल। ठीक है, सिटाडल के बारे में आप बात कर सकते हो। नंबर टू, आप लोअर टाउन के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, लोअर टाउन के बारे में बात कर सकते हो। ये तो इनके ड्वेलिंग पॉइंट्स हो गए। थर्ड, अगर इसमें बात करते हैं तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक मॉन्यूमेंट्स, जिसको आप नाम बोल सकते हो ग्रेनरी के बारे में। ठीक है, ग्रेनरी के बारे में बात कर सकते हैं। नंबर फोर्थ स्ट्रक्चर अगर इसमें बात करेंगे तो यू कैन टॉक अबाउट द ग्रेट बाथ। आप ग्रेट बाथ के बारे में बात कर सकते हैं। ग्रेट बाथ भी वन ऑफ द मेजर स्ट्रक्चर्स है। फिफ्थ नंबर पे अगर आप बात करना चाहें तो मटेरियल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स वर यूज्ड इन इट, किस प्रकार के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। इधर दैट इज अ बेक्ड ब्रिक्स, स्टोन्स, प्रोबेबली द वुड्स वेर आल्सो यूज्ड, लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया होगा। एंड लकड़ियों के साथ साथ यू विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट द मड ब्रिक्स, राइट। इन सारे एस्पेक्ट्स में आपको बातें करनी है। तो after talking about these all things, then you will enter into the conclusion वाला part। आप इन सारी चीजों के बाद you will enter into the conclusion वाला part। conclusion वाला part means how this architecture was different from the contemporary architectures of that time period। तो contemporary architectures में, as I told you earlier, it was the architecture which focused on the egalitarian ethos। मतलब कि IBC architecture was different from that of the contemporary architectures as it focused much more on the equality rather than building the big magnificent temples, palaces or the pyramids as that of the contemporary civilizations। It focused on each and every sections of the सोसाइटी, राइट। सो इसीलिए हम यहाँ पे इसको एक पॉजिटिव अप्रोच में अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की इंग्रेडिएंट समझ में आए होंगे। और इस क्वेश्चन को डील करते समय आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस। आपको सबसे पहले ऊपर के क्वेश्चन से उनकी कीवर्ड्स को निकालने की कोशिश करना है, स्टार्टिंग विद द सैलिएंट फीचर्स, है ना। सैलिएंट फीचर्स, एंड ये किसके बारे में बात कर रहा है, हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहा है, राइट। एंड हड़प्पन आर्किटेक्चर, एज आई टोल्ड यू, आर्किटेक्चर वर्ड मींस द monuments, it does not directly means the town planning। town planning is the part of it is the arrangement of the monuments, right। तो ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन को देखते दौरान समझ के चलना है। अगर आप इतनी चीजें समझ जाओगे तो आपके आंसर्स काफी बेहतर होंगे इस क्वेश्चन को डील करने में। एंड आई होप आपने इन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल भी किए होंगे। ठीक है, लेट्स एंटर इनटू अनदर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो व्हाट इज हाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डीलिंग। सेकंड क्वेश्चन के साथ क्या कहानी है, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द अकबर्स religious syncretism।
एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन के बारे में जब भी हम लोगों ने अकबर के बारे में डिस्कस किया है तो इस क्वेश्चन को हम बार बार अकबर के रिलीजियस एस्पेक्ट को बार बार हम आप लोगों के सामने हम लोगों ने लेके आए हुए हैं। इफ यू लुक इनटू इट, सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है, सिंक्रेटिज्म का मतलब अगर यहां पे देखोगे ना, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, मतलब कि इट इज जस्ट यू कैन से टेकिंग द पॉजिटिव साइड फ्रॉम ईच एंड एवरी रिलीजन, हर रिलीजन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को साथ में मिला के लेके जाना। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो एमलगेमेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव्स इनटू वन। ठीक, बहुत सारी पॉजिटिव्स को एक जगह मिलाने की कोशिश करना। तो अकबर के बारे में जब कभी भी यहां देखोगे तो अकबर के बारे में भी आपको यहाँ पे दो तीन एस्पेक्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो, यूपीएससी में मेंस का अपना एक लैंग्वेज होता है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। व्हाट यू अंडरस्टैंड डजंट मीन कि यही यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है। यूपीएससी आपसे जब कभी भी ऐसे बड़े रिलीजियस फिगर्स के बारे में बात करता है तो वो आपसे उस वक्त ये जानना चाह रहा होता है कि हाउ दैट पॉजिटिव पॉइंट इज रेलेवेंट फ्रॉम 1947 टिल टुडेज पीरियड। ठीक है, तो अगर आप यहां पे इसको इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले आप देखोगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहां इंट्रोडक्शन में दो तीन बातें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर इफ यू लुक इनटू द अकबर, तो अकबर बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। एंड अकबर के बारे में अगर आप और एक्सप्लोर करोगे तो अकबर एंड हिज प्रेडेसेसर और द सक्सेसर, दे वर ऑल पार्ट ऑफ द इस्लामिक एम्पायर, they will all part of the Islamic laws, but Akbar was the only person who diverged from the core Islamic principles। मतलब कि अकबर 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 was member of an Islamic empire, but was the first person who laid the foundation of secular politics, or you can say separation of religion from and politics, है ना, still surrounded by, है ना, though he was surrounded by, you can say here separation of religion from politics and separation of religion from politics, and you can say developing a pragmatic approach, now if you look into this type of introduction कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के होने के बावजूद भी अपने पोजीशंस के लिए ना डरना, है ना, और pragmatic approach is secular credentials को लेके चलना, this is one of the very, you know, this is the requirement that is asked by the question। then you will enter into the body wala part, and after coming this you will enter into the body wala part। now what is the body wala part? look into it, let me erase it। जब आप बॉडी वाले पार्ट में जाओगे तो आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या बातें अकबर के द्वारा यहां पे बातें करी जा रही। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पे समझना है द सुलह कुल की नीति, पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, है ना, दारुल हरम और दारुल इस्लाम जैसी जो बातें इनके पहले प्रेडेसेसर के द्वारा किया जा रहा था, दारुल हरम या दारुल इस्लाम,
इन पॉलिसीज से बाहर निकलने का काम अकबर ने किया हुआ था। अकबर नेवर टॉक अबाउट दारुल हरम और द दारुल इस्लाम, राइट। सुलह कुल की नीति अपनाने की कोशिश किया, और इसी सुलह कुल की नीति को अपनाने के लिए नंबर 2 में आप देखोगे ही स्टार्टेड द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी, इबादत खाना का निर्माण ही इसलिए किया गया था सो दैट so many people from different religions aspect can come together and discuss the religious aspect of the period, जिसमें जो बेस्ट चीजें होंगी ना, बेस्ट चीजों को मिला के पब्लिक पॉलिसी का पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी का पार्ट उसको बनाया जाएगा। तो आप देखोगे द यूज ऑफ द इबादत खाना। अगर आप देखोगे तीसरा एक और मजहरनामा भी लिखा गया था, मजहरनामा, मजहरनामा बाय द अबुल फजल। अगर मजहरनामा में अगर आप देखोगे तो अकबर ने क्या किया था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राई टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। जैसे आप देखोगे दिस पर्सन अकबर, ही यू नो ही ऑर्डर्ड अ खुतबा, ही रीड अ खुतबा, खुतबा फ्रॉम खुतबा फ्रॉम दैट इज द मॉस्क। इन्होंने फ्राइडे प्रेयर में खुतबा पढ़ा। खुतबा का मतलब होता है जस्ट लाइक द रॉयल ऑर्डर, है ना। जैसे भगवान जितने भी चीजें होते हैं इस्लामिक लॉज में, एवरीथिंग रिलेटेड टू द अल्लाह, अल्लाह के नेम पे सारी चीजें करने की कोशिश किया जाता है। यहाँ पे खुतबा इन्होंने अपने नाम पे पढ़ा, जिससे आपको ये बताता है कि डिविनिटी ऑफ किंगशिप की तरफ, डिविनिटी ऑफ किंगशिप, राजा को धर्म के ऊपर रखने की जो कोशिश अक्सर करी जाती है बाय द ग्रेटर मोनार्क, वो इस व्यक्ति के द्वारा भी किया गया। तो अगर ये भी चीज अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं इट वाज अ चैलेंज फॉर द कंजर्वेटिव सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, बट इट वाज डन हियर। नेक्स्ट आफ्टर 3-4 में अगर आप जाओगे, फोर्थ पॉइंट अगर देखोगे, सो मैनी रिलीजियस रिफॉर्म्स, सो मैनी रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स अगर आप अगर देखने की कोशिश करोगे, द एबोल्यूशन ऑफ द जजिया, जजिया टैक्स को एबोलिश करना, ठीक है, जजिया टैक्स को एबोलिश करना, यू विल सी द पिलग्रिमेज टैक्स को एबोलिश करना, पिलग्रिमेज टैक्स को एबोलिश करना, है ना। बहुत चाइल्ड मैरिज को रेगुलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। स्कूल्स एंड पाठशालास के लिए बात करना, दिस एवरीथिंग वर चैलेंज टू द ईच एंड एवरीवन। ये सबके लिए क्या था, चैलेंज था। तो इन सब चैलेंजेस के बाद यू विल सी अकबर ने क्या किया, डिफरेंट रिलीजियस इथोस को, डिफरेंट रिलीजियस प्रिंसिपल्स को अपने अपने स्टेट में, मशीनरी में शामिल करने की कोशिश की। इसीलिए आप देखोगे अकबर इज ऑल्सो अ ग्रेट पर्सन हु controlled, or you can say who democratized the Indian society of that period of time। अब ये डेमोक्रेसी का मतलब ऐसे मत समझ जाना कि मॉडर्न टाइम पीरियड में डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है एटलीस्ट ही स्टार्टेड अ ट्रेंड ऑफ लिसनिंग टू द पीपल, है ना। दैट इज फॉर हिज ओन एडवांटेज, बट आपको ये पॉइंट धीरे धीरे आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा। एंड लास्ट वन यू विल सी द कंक्लूजन, last one you see the conclusion, what are the aspect of the Akbar's religious syncretism। अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का इंपैक्ट क्या हुआ फाइनली, कंक्लूजन में यू विल सी कि द रिलीजियस सिंक्रेटिज्म और द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द अकबर, इट प्रूव टू बी pragmatic, which reduced the interference of ulemas into the religious politics for a longer period of time, and it later progressed the India's GDP or the economic development and many other aspects of the development as per the religion, because as you know medieval age का मतलब ही होता है the society or the nation or the country which is engrossed into the religion, जहां धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, और धर्म के प्रभाव में उस दौरान इससे बाहर निकलने की कोशिश करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें थी। ठीक है, इसीलिए अकबर के रिलीजियस सिंक्रेटिज्म पॉलिसीज को आपको बहुत सीरियसली देखने की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट अगर देखोगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं अकबर के बाद, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल सी, ठीक है, इसको आप, इस क्वेश्चन को आप सारे एस्पेक्ट में देख सकते हो। जैसे द इथोस ऑफ द सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विथ नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, इलुसिडेट इन 150 वर्ड्स। 10
ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के साथ भी आप इसको जोड़ के देख सकते हो ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे हद तक ना इंडियन सोसाइटी के साथ भी काफी ज्यादा रेलेवेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसके बारे में देखोगे इस क्वेश्चन में, तो आपको इसको डील करने की कोशिश करना है, डील करने की कोशिश करना है। आई ऑलवेज से कि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को यूनिलिटरली एक तरफ से डील नहीं कर सकते कि सिंपली आप सिर्फ फैक्ट्स को लिखते चले जाएं और आपको लगे कि दिस इज द यूपीएससी आंसर। नहीं, ये क्वेश्चन आपको एक लंबे जर्नी के बारे में बात कर रहा है। आपके इंट्रोडक्शन में सिविल सर्विसेज का लिंक झलकना चाहिए। सिविल सर्विसेज वर्ड आते ही जब आप दैट इज अ सिविल सर्विस के बारे में बात करोगे, तो सिविल सर्विस में दोनों व्यक्ति के बारे में आपको ध्यान देना होगा। इधर दैट इज अ कॉर्नवालिस, है ना, और उनके साथ साथ यू विल ऑल्सो रिमेंबर द सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब कि आप अगर क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में अगर देखोगे, यू विल सी द सिविल सर्विस हैज इट्स linkages since colonial times to one of the remarkable institutions of modern India, yeah, especially you can say independent India. The institution which was or which is known for the social, political, economic apathy came to be claimed as steel frame of India. आपको ये कहानी यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि पूरी कहानी कि भाई हम कॉलोनियल इंडिया से लेके यहाँ तक चीजें किस तरीके से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कि जिस इंस्टीट्यूशन ने इंडिया के एक्सप्लोइटेशन में काफी बड़ा काम किया हुआ है ना। आज भी अगर आप आर्टिकल्स देखते हो तो बाबूज वर्ड का बड़ा खतरनाक इस्तेमाल किया जाता है तंज कसने के लिए, कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं होते, सिविल सर्वेंट्स नहीं होते, तो शायद ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना, इस लेवल का एक्सप्लोइटेशन पॉसिबल नहीं था। तो यू विल सी कि इसके कॉलोनियल वेस्टिजेस हैं। उस कॉलोनियल वेस्टिजेस को जब हमारे पास जब हमने देखना स्टार्ट किया कि आजादी के बाद कि अब क्या किया जाए, तो हमने पूरा असेसमेंट किया कि भारत में हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जड़ सिविल सर्वेंट्स हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो फादर ऑफ जो है स्पेशली इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहे जाएंगे, उन्होंने क्या किया, ही सॉ द पॉजिटिव एस्पेक्ट आउट ऑफ इट, जिसको आप देखोगे प्रोफेशनलिज्म। ये आपने टर्म दिखा प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म दो टर्म्स के बारे में बताता है। ये प्रोफेशनलिज्म जो टर्म आपको दिखेगा, द प्रोफेशनलिज्म टॉक्स अबाउट, ये जो प्रोफेशनलिज्म आपको टर्म दिखता है, प्रोफेशनलिज्म टॉक्स अबाउट टू थिंग्स। एक तो आपका इंटीग्रिटी के बारे में बात बताता है, इंटीग्रिटी। नंबर टू, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द न्यूट्रलिटी। यू नीड एन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में आपको दो चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। वन इज द टास्क नीडेड टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। दो इसके वेस्टेजेस आप ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑनवर्ड देखोगे, लेकिन क्राउन रूल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी का होगा। एंड नंबर टू इज द न्यूट्रलिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेसेस। इसी चीज को लेटर ऑन लाने की भी कोशिश किया गया इन द इंडिया। अगर इंडिया के बारे में बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना भी चाहिए। ठीक है, इधर दैट इज मेनन साहब, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को, है ना, इधर दैट इज मेनन साहब जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को आप कहोगे कि जो है यूनिफाई करने में काम किया। ठीक है, एक जस्ट मिनट।
जस्ट अ मिनट। ओके तो इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ी चीजें देखी। इंट्रोडक्शन के बाद जब आप बॉडी पार्ट में जाओगे या इसमें जब आप देखना स्टार्ट करोगे तो हु आर द पीपल हु एक्चुअली हेल्प्ड to prove that civil services is the steel frame of India and help to build the newly independent India। इसमें अगर देखोगे तो इधर दैट इज द के मेनन, ठीक है, इधर यू विल टॉक अबाउट द बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने मदद किया था इनके बारे में लिख सकते हो। आप सुकुमार सेन के बारे में लिख सकते हो, है ना, इलेक्शंस कंडक्ट कराने में जिन्होंने मदद किया। आप अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बवाल चल रहा है उसको भी आप जोड़ के देख सकते हो, है ना। नंबर 4 में यू कैन टॉक अबाउट दैट, है ना, टीएन सेशन, ठीक है, टीएन सेशन साहब के बारे में बात कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट मैनी सिविल सर्विसेज, मैनी सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने, जिनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में, है ना, बहुत लंबे समय तक रहा हुआ है, जिन्होंने इंडिया को, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को ऑर्गेनाइज करने में अलग अलग सेक्टर्स में काफी ज्यादा मदद किया हुआ है, ठीक है। आप इसमें अगर लेके आना चाहो तो यू कैन ऑल्सो ब्रिंग द एग्जांपल्स ऑफ लेटरल एंट्री वाले लोग, जैसे आप देखोगे इसमें मनमोहन सिंह का भी नाम आप डाल सकते हो। बट आप किन लोगों को आपको अवॉइड करना है, आपको अवॉइड करना है स्पेशली जो प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट्स अगर है, अगर आप प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट्स को लेके आओगे तो प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इट कैन बी द कंट्रोवर्शियल, ठीक है। तो आप देखोगे अलग अलग लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में क्या किया है, मदद करने का काम किया हुआ है। और फाइनली विल कम विद इट्स कंक्लूजन। इससे कंक्लूजन एस्पेक्ट में आपको लेके आना है। कंक्लूजन एस्पेक्ट में विल सी कि भाई देखो ये सारी चीजें तो चल रही थी लेकिन इसके साथ साथ कई सारे हमारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे। तो प्रॉब्लम्स लाइक जैसे आपने कुछ प्रॉब्लम्स इसमें लगातार देखने को मिलेंगे, जैसे प्रॉब्लम्स लाइक द पॉलिसी पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम्स, हमें कुछ प्रॉब्लम्स को ठीक करने की जरूरत है। पॉलिसी पैरालिसिस जैसे ठीक करने की प्रॉब्लम, जैसे कहीं ना कहीं वी आल्सो लैक इनटू द इंडियन सॉल्यूशन फॉर द इंडियन प्रॉब्लम्स, मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस आर ब्रॉट फ्रॉम द यूरोप, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। एंड ऑल्सो मेंशन अबाउट द बाय डूइंग द सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के रास्ते से हम इसके इम्पैक्ट को और मजबूत भी बना सकते हैं। तो इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स को भी इस क्वेश्चन में आपको इंक्लूड करके लेके चलना है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन और इसके बारे में आपके पास आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स गेट इनटू अनदर वन। इसके बाद में अगर चलेंगे तो लेट्स टॉक अबाउट महात्मा ज्योतिराव फुले। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आना बहुत तय था। इसके पीछे रीजन है कि ये काफी ज्यादा इस समय हाईलाइट भी रहे हुए हैं, है ना, इनके बारे में काफी सारी चीजें हाईलाइट भी थी, है ना, जैसे फुले मूवी भी आई हुई थी, प्लस इनके कुछ एनिवर्सरीज का भी इशू चल रहा था इस साल। तो आप इनके बारे में अच्छे तरीके से देख सकते हो ज्योतिराव फुले के बारे में क्या क्या चीजें हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? Mahatma Jyotirao Phule writings and efforts of the social reforms touched issues of almost all subaltern classes. Discuss. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंडिया में अगर इंट्रोडक्शन में अगर आप आओगे, इंट्रोडक्शन अगर इनका देने की कोशिश करोगे तो इंट्रोडक्शन में आप इनको ये बताए बिना रह ही नहीं सकते कि ही इज द वन ऑफ द वेरी मोस्ट फेमस और वन ऑफ द मोस्ट हीज कंट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेशली इन द 19th सेंचुरी। एक बहुत बेहतरीन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर है। और जिन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर ऐसे हैं कि इन्होंने बहुत सारे इंडियन एंड इंटरनेशनल इश्यूज के साथ, इंडियन इंटरनेशनल इश्यूज को इन्होंने लिंक भी करने की कोशिश करी थी, इन्होंने इंडियन प्रॉब्लम को सिर्फ इंडिया तक नहीं रखा था, इन्होंने देखने की कोशिश किया था कि इसका लिंकेजेस कितना दूर तक है ना, इसके वेस्टेजेस कितने दूर तक है। और जब इसके आप बॉडी पार्ट में जाना स्टार्ट करोगे तो अलग अलग एस्पेक्ट्स को आप देखना स्टार्ट करोगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में,
है ना। जैसे सबसे पहले जैसे इनकी किताब थी गुलामगिरी, गुलामगिरी, ठीक है। तो गुलामगिरी में आप देखोगे कि कैसे इन्होंने अनटचेबिलिटी, शुद्रास के कंडीशंस को, है ना, शुद्रास के कंडीशंस को कैसे इसने स्लेव्स के साथ जोड़ा हुआ है ना। सिविल वॉर के टाइम पीरियड के जो स्लेवरी जो ये अमेरिका में चल रहा था, कैसे इन्होंने उसके साथ जोड़ने की कोशिश किया हुआ है ना। इनका जो सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, है ना, सत्यशोधक समाज के रास्ते से कैसे इन्होंने सोशल इश्यूज को रेज करने का काम किया हुआ है। इनके एजुकेशन के एस्पेक्ट्स को अगर आप देखोगे, एजुकेशन, एजुकेशन को इन्होंने विशेष इंपॉर्टेंस देने का काम किया हुआ है, चाहे वो फीमेल एजुकेशन के बारे में बात हो, है ना, फीमेल एजुकेशन के बारे में बात हो, या फीमेल एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन फॉर द लोअर क्लासेस, एजुकेशन फॉर द लोअर क्लासेस के बारे में बात हो। अगर देखोगे इन्होंने आर्यन थ्योरी, आर्यन थ्योरी को भी इन्होंने अपने एस्पेक्ट्स में बातें रखी हुई हैं कि भाई ये जो आर्यंस हैं ये बाहर से आए हुए हैं, आर्यंस अगर गोरे लोग हैं तो मेजोरिटी हमारे क्या है, मेजोरिटी हमारे यहाँ के जो पीपल है, दास एंड दस्यूज, दे आर द ओरिजिनल पीपल। तो आर्यन कौन है, विदेशी, तो दिस लैंड बिलोंग्स टू द नॉन आर्यंस, नॉन आर्यंस को ये जमीन पाया जाता है ना। इसका मतलब रियल जो रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए, तो नॉन आर्यंस का होना चाहिए। इन सारे एस्पेक्ट्स में आपको इनके बारे में देखते हुए चलना है। और यहीं तक नहीं, ज्योतिबा फुले का इनका लिंकेजेस आप अंबेडकर के साथ, लेटर ऑन कास्ट मूवमेंट्स के साथ भी आपको जोड़ के यहाँ पे देखना है कि कैसे ये वन ऑफ द वेरी इंपैक्टफुल, वन ऑफ द वेरी pragmatic social reformer बन के निकल के आएंगे, which unfinished task was carried on by the Ambedkar during the later periods। अंबेडकर के साथ बस नहीं, अंबेडकर के बाद जितने भी आप देखोगे, चाहे पेरियार के बारे में बात करो, चाहे आप लेटर ऑन पीरियड में नॉर्थ इंडिया में काशीराम के बारे में बात करो, कुछ स्टेट पॉलिटिशियंस का भी आप नाम ले सकते हो, इधर दैट इज आपका सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, द डीएमके पार्टीज, है ना, या फिर द बहुजन समाज पार्टीज ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ऐसे बहुत सारे पार्टीज होंगे जो इनके अनफिनिश्ड टास्क को आगे लेके जाने के बारे में कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली इन्होंने अपनी आवाज को डिफरेंट जो है डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द सोसाइटीज के लिए क्या किया, इन्होंने उनकी आवाज रखने का काम किया। सो ये ग्लोबल वॉइस के रूप में लेटर ऑन पीरियड में एमर्ज होकर आने लगे। सो इन एस्पेक्ट्स में आपको अच्छे तरीके से इनके बारे में देखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे इसमें, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, ओके, ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस ऑफ, ट्रेस India's consolidation process during the early phases of independence in terms of the polity, economy, education and international relations। ये आपका कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे आता है, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के साथ इसको जोड़ सकते हो। सबसे पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन को रिलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिलेट इट्स इंट्रोडक्शन। जब आप इसके इंट्रोडक्शन में जाओगे तो सबसे मेजर पॉइंट आपको यही बात समझना है कि भाई देखो, इंडिपेंडेंस केम विथ अ कॉस्ट। इंडिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस का हमने कीमत चुकाया हुआ है ना। इंडिपेंडेंस केम विथ प्राइसेस, है ना। वी पेड the price with poverty, refugee problem and a raw nation that needs different healing and development, plans, ठीक है। डेवलपमेंट प्लान्स यू कैन से टू you can say to sorry
to, you can write here, to make it or to knit it, to knit it into a egalitarian society in real sense. हमारे साथ कई सारे चैलेंजेस थे, कम्युनल चैलेंजेस थे, है ना, हमारे साथ इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, उन एस्पेक्ट्स पे हमने क्या क्या काम करने का प्रोसेस किया। तो सबसे पहले आप देखोगे, है ना, प्रोसेस अर्ली फॉर्म्स एंड पॉलिटी। पॉलिटी में क्या क्या चैलेंजेस आप देखने को मिलेगा, है ना। पॉलिटी में सबसे मेजर चैलेंज था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना हमारे पास सबसे खतरनाक था। और इसमें भी हमने चैलेंज देखा हुआ था कैसे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम कैसे बार बार रिसर्फेस हो रहा था। फाइनली इट लेड टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1954। तो फाइनली यू विल सी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कितना मेजर प्रॉब्लम था। इकोनॉमी के मामले में अगर बात करोगे, इकोनॉमी के मामले में बात करोगे तो व्हाट स्टेप्स डिड वी टेक। वी हैड अ वेरी ग्रेव पॉवर्टी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब था। फूड स्कैर्सिटी कंडीशंस बहुत ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमने इकोनॉमी को कैसे स्टार्ट किया, एडॉप्शन ऑफ प्लानिंग, बट फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल प्लानिंग। हमने स्ट्रक्चरल प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया, स्ट्रक्चरल प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया, है ना। जैसे स्टार्टिंग विथ फर्स्ट agricultural self-sufficiency in the first 5-year plan। second 5-year plan में industrialization और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने स्पेशली यहाँ पे जोड़ने की कोशिश किया हुआ है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने पॉवर्टी स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं लिया था। हमारा जो इनिशियली हमारा मानना ये था कि ये ट्रिकल डाउन थ्योरी के साथ चलेगा, कि मतलब अगर ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स आए, अगर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होने लगा तो बहुत सारी चीजों में फिर क्या होगा, स्लोइंग ग्रेजुअली नीचे के लेवल तक भी उसका पर्कुलेशन होगा। अगर आप इसके एजुकेशन के मामले में चलोगे, है ना, एजुकेशन के मामले में चलोगे तो एजुकेशन में बहुत सारी चीजें होंगी। आप देखोगे डेवलपमेंट ऑफ द आईआईटीज का डेवलपमेंट, आईआईएम्स का डेवलपमेंट, है ना। आप देखोगे मेडिकल्स के लिए एम्स का डेवलपमेंट, है ना, मेडिकल्स के लिए एम्स का डेवलपमेंट, बहुत सारे मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट किया गया दैट टाइम पीरियड, जो आज भी दुनिया में बहुत ज्यादा परचम लहरा रहे हैं यहाँ के पढ़े हुए लिखे बच्चे। यू कैन से इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम बात करेंगे, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप भी इसके बारे में देख सकते हो। तो नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट, किस तरीके से नॉन अलाइन मूवमेंट को हम आगे लेके बढ़ने लगे, है ना। हाउ वी कंसल्टेड द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस after the second world war, how we brought them under a single theme and we developed a separate front. We stopped or we motivated the newly independent nations not to join any of the two blocks of that time period, either that is socialist or the capitalist blocks। इन दोनों से हमने बचाने का काम किया, है ना। बहुत सारे इंटरनेशनल मुद्दे में हमने जो है मीडिएशन का काम किया, इधर दैट इज वियतनाम वॉर, है ना। बहुत सारे लोकल इश्यूज को हमने यहाँ पे जो है समझाने और संभालने की कोशिश किया। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशंस इंडिया के एट दैट टाइम पीरियड के आपके नजर आते हैं, ठीक है। और लास्टली आप इसके बारे में क्या करोगे, लास्टली विल गिव द इंट्रो, दैट इज कंक्लूजन। लास्टली जब आप कंक्लूजन वाले पार्ट में यहाँ पे जाओगे, कंक्लूजन के बारे में जब जाओगे तो कंक्लूजन में क्या देखोगे, कंक्लूजन में यू विल कम टू सी कि द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी इज नॉट स्टिल कंप्लीट, है ना। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी जो नेहरू साहब का पहला स्पीच था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जो इन्होंने मध्य रात्रि में आजादी के समय दिया हुआ था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ट्राइस्ट विद डेस्टिनी अभी भी कंप्लीट नहीं है, है ना, अभी भी कंप्लीट नहीं है। अभी भी वी हैव लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। भले ही हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस या स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस हमने डेवलप किए हुए थे, बट स्टिल हम बहुत सारे मामले में पीछे। एजुकेशन प्रॉब्लम है ना, जीएचआई में हम काफी ज्यादा पीछे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंस को एक अनफिनिश्ड ड्रीम के रूप में कंटिन्यूअसली आगे लेके चलना है। इन सारे पॉइंट्स, इस नजरिए को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ा के चलना। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स हो सकते हैं इन सब पॉइंट्स में अगर आप देखोगे।
आई ऑलवेज फोकस कि आपको हिस्ट्री समझते दौरान कभी भी आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ना सिर्फ फैक्चुअल लर्निंग या रोट लर्निंग की तरफ नहीं चलना है, आपको सोचना है, समझना है कि ये सारे एस्पेक्ट्स कैसे होते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा होता है, क्यों आपको प्रॉब्लम्स कभी खत्म होते हुए क्यों नहीं नजर आती हैं, क्योंकि ये खत्म करना कभी भी पॉसिबल नहीं है, इनके चैलेंजेस का प्रारूप स्ट्रक्चर हमेशा बदलता रहता है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज एंड्योरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड, एक्सप्लेन। ये भी बहुत प्रैग्मेटिक क्वेश्चन है, अगर आप इसके बारे में देखोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अगर देखोगे तो ये भी बड़ा प्रैग्मेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है प्रैग्मेटिज्म इसमें, दैट इज रेलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड, है ना, आज के मॉडर्न समय में भी इसका क्या महत्व है। आपको इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्यों बताया जाता है बार बार, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या महत्व है। देखो, इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले समझ रहना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेशन स्टेट फॉर्मेशन के लिए, इट वॉज द फर्स्ट नेशन स्टेट फॉर्मेशन के लिए ये सबसे पहला सिग्नल था, या आप कह सकते हो नेशन स्टेट्स में भी मॉडर्निज्म का सबसे पहला इंपैक्ट था। मॉडर्निज्म जिसमें दो एस्पेक्ट्स आपके पास काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज वन इज द रैशनैलिटी एंड अनदर वन इज द ह्यूमनिज्म। और इन्हीं दो एस्पेक्ट्स के वजह से आप देखोगे कि धीरे धीरे सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, फर्स्ट इन द यूरोप एंड नॉट ओनली द यूरोप के बाद धीरे धीरे ये एशियन एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में पहुंचने का काम किया। तो आप जब इंट्रोडक्शन के बारे में बात करोगे तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेशनल स्टेट्स और नेशनलिज्म के बारे में भी आपको बात करनी होगी, चाहे वो नेपोलियनिक एरा के बारे में बात हो। तो नेपोलियनिक एरा के बाद आप देखोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे दोबारा से आफ्टर 1814 का वियना कन्वेंशन दोबारा से मोनार्की लाने की कोशिश किया गया, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द और द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मन स्टेट्स, द इटालियन स्टेट्स। फिर उसके बाद आप देखोगे द फॉर्मेशन ऑफ द टू वर्ल्ड वॉर्स, टू कंसेक्यूटिव जो वर्ल्ड वॉर्स आपके हुए, टू वर्ल्ड वॉर्स के साथ साथ फिर आप देखोगे कि कमिंग अप ऑफ न्यू नेशन स्टेट्स, न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ साथ आप अगर देखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही दुनिया में अलग अलग क्राइसिस भी लाने का काम किया था, चाहे वो आपके रशियन रिवॉल्यूशन हो लेटर ऑन पीरियड में 1905 के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें का आपको रिलेट करके देखना है। और कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर और आज मॉडर्न टाइम पीरियड में जो अल्ट्रानेशनलिज्म भी जो है ना, इन सारे एस्पेक्ट को आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ जोड़ के देखना है। तो इंट्रोडक्शन में भी आपको इसको रिलेट कराने की कोशिश करनी होगी, कैसे इसने एक पहला सिग्नल स्टार्ट किया और धीरे धीरे यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हुए चले जाएंगे, एंड हाउ इट इज रेलेवेंट। बॉडी पार्ट में आपको सारी बातें लिखनी होंगी, बॉडी पार्ट में आपको उन सारी बातों को लिखनी होंगी कि कैसे ये सब चीजें हैं, चाहे वो रूसो का है ना, चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में आपको बात करनी होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ साथ आपको यहाँ पे सेक्युलरिज्म के बारे में बात करनी होगी, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन के बारे में बात करनी होगी, आपको यहाँ पे लिबर्टी के बारे में बात करनी होगी, आजादी के बारे में बात करनी होगी, है ना, कैसे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को आगे बढ़ाने का काम किया गया। आपको यहाँ पे इक्वलिटी के बारे में बात करनी होगी। ठीक है, कैसे इक्वलिटी वाली भावना कि ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल, कैसे सारे के सारे लोग है ना, ऑल नेचुरल बींग्स आर इक्वल, है ना, ये कहानी कैसे आना हुआ इसके बारे में बात करेंगे, है ना। आपको फ्रेटर्निटी के बारे में बात करनी होगी, बंधुता के बारे में बात करनी होगी, ब्रदरहुड के बारे में बात करनी होगी। यहाँ पे ब्रदरहुड, ये ब्रदरहुड किस सेंस में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, जेंडर, मींस कि यहां पे देयर विल टेक द फॉर्म ऑफ द
नेशन और द नेशनलिज्म, है ना, राष्ट्रवाद वाली भावना धीरे धीरे आपको राइज करती जाएंगी। एंड यू विल सी कि कैसे ये नेशनलिज्म का भावना कई सारे लोकल जो बैरियर्स थे उन बैरियर्स को खत्म करने का काम करेगा। एंड अलोंग विद दैट इस फ्रेटर्निटी वाले स्कीम के साथ ऑल्सो यू विल कम टू टॉक अबाउट द रिपब्लिक। आप रिपब्लिक भी यहाँ पे बनाना स्टार्ट करोगे, और रिपब्लिक स्ट्रक्चर्स में आपने देख रखा था कि सबसे पहले जो एब्सोल्यूट मोनार्की होगा, एब्सोल्यूट मोनार्की, यही एब्सोल्यूट मोनार्की कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ डायरेक्टली क्या करेगा, इट विल चेंज इनटू द रिपब्लिक। इन तीनों एस्पेक्ट्स में आप इसको जोड़ने की कोशिश करोगे बॉडी पार्ट में, राइट। एंड बॉडी पार्ट के बाद फाइनली आप देखोगे कि दैट इज द कंक्लूजन वाला पार्ट, है ना। फाइनली यू विल लुक इनटू द कंक्लूजन वाला पार्ट, है ना, कंक्लूजन वाला पार्ट। कंक्लूजन वाला पार्ट का मतलब इस आप देखोगे कि फ्रांस इज नोन एज द थर्मोमीटर ऑफ द यूरोप, क्योंकि अगर फ्रांस में किसी भी प्रकार के अगर बदलाव आने को दिखते हैं तो उसका इंपैक्ट थ्रू आउट द यूरोप में आपको होता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस सिग्नल है फॉर द कंप्लीट यूरोपियन चेंजेस। तो यू विल राइट इट हियर, आपको यहां पे बताना होगा कि फ्रांस इज द known as the political thermometer of Europe, and then the world. The different form of nationalistic changes or the nationalistic transitions had been, initiated or brought into this modern world with the help of the French Revolution. तो मल्टीपल एस्पेक्ट को आप इसके बारे में देख सकते हो, हाउ इट इज कंटेम्पररी, हाउ इट इज रेलेवेंट टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है। तो इन एस्पेक्ट्स में आप इसको देख के चल सकते हो, है ना। नेक्स्ट अगर देखोगे तो लास्ट वन एक क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर से भी पूछा गया है, स्पेशली इट इज रिलेटेड टू द चंदेला आर्ट, और चंदेला आर्ट फॉर्म के साथ आपको देखने की कोशिश किया गया है ना। व्हाट इज द चंदेला आर्ट फॉर्म विद रिजिलिएंट विगोर एंड ब्रेथ ऑफ द लाइफ। आप देखो इसमें कई सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है चंदेला आर्ट फॉर्म के बारे में। सबसे पहले जब इसके इंट्रोडक्शन में आप जाओगे, तो इस इंट्रोडक्शन में 2-3 पॉइंट्स आपको सबसे पहले मेंशन करने की जरूरत है। नंबर 1, जब चंदेला आर्ट फॉर्म के बारे में बात करोगे, तो उसके टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो कि 9 से लेकर 13 सेंचुरी के आसपास का हुआ करता था। और चंदेलास का जो आप देखोगे इसमें दैट इज द, है ना, इसके कैपिटल्स को अगर देखोगे दैट इज खजुराहो के पास, है ना। और इसमें जो थर्ड पॉइंट अगर देखोगे, ये एक्चुअल में कल्मिनेशन ऑफ द नागारा स्टाइल ऑफ टेंपल था। कल्मिनेशन ऑफ नागारा स्टाइल ऑफ टेंपल, नागारा स्टाइल, है ना, नागारा स्टाइल ऑफ टेंपल बिल्डिंग था। और इन्होंने जो इंस्पिरेशन लिया हुआ था ना, गुप्ता से लिया हुआ था, इन्होंने लिया हुआ था सारे इंस्पिरेशन, ठीक है। क्या क्या था अगर इसमें और आप एंटर करोगे, यू कैन राइट मोर थिंग्स बॉडी पार्ट में। व्हेन यू गेट इन द बॉडी वाला पार्ट, तो यू कैन राइट थिंग्स लाइक, बॉडी वाले पार्ट में आप कुछ चीजों में जा सकते हो, बॉडी वाले पार्ट में क्या क्या है, ठीक है। बॉडी वाले पार्ट में बता सकते हो कि इन सारे टेंपल्स में कई सारी चीजें यूज हो गई हैं। जैसे आप इसके बारे में बात कर सकते हो कि बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस के मंदिर आपको दिखने को मिलेंगे। इधर दैट इज लक्ष्मी है, शिव के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नंबर 2 अगर इसके बारे में जाओगे तो नंबर 2 में आप बहुत सारे अदर जो नेचुरल फोर्सेस के बारे में यहाँ पे बताया गया। नेचुरल फोर्सेस, यहाँ बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस भी हैं, दैट इज ट्री, एनिमल, इनके बारे में बताया गया है। बहुत सारे मिथ के बारे में बताया गया, माइथोलॉजिकल फिगर्स, बहुत सारे माइथोलॉजिकल फिगर्स भी यहाँ पे आपको दिखते हैं। द स्टोरीज रिलेटेड टू द पुरानास। नंबर 3 अगर बात करोगे तो यहाँ पे एक टर्म और है जो उसको आप अलग नहीं कर सकते, दैट इज द इरोटिक पिक्चर्स आपको ये भी मिल जाएगा टेंपल गेट्स में। जो टेंपल के गेट्स हैं, आउटर स्ट्रक्चर में ही आपको इरोटिक पिक्चर्स मिलना चालू हो जाएगा। इसको लेके कई सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है, कि ये बहुत गलत है, यू कैन नॉट गो विद द फैमिली। बट इनका पर्पज ये है कि जैसे हम लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ के सिद्धांत हैं, व्यक्ति को
टेम्पल एंट्री करते समय नॉर्मली हम देखते हैं कि टेम्पल एंट्री करते समय हमें ये सब चीजें बाहर छोड़ के आनी होती है ना, अक्सर हमारे साथ ये सब चीजें नहीं चलनी चाहिए। तो आम व्यक्ति का कहने का मतलब ये होता है कि हम अगर ये सब चीजें देख लेंगे तो हाउ कैन वी कंसंट्रेट आवर माइंड अपॉन द गॉड। इन टेम्पल स्ट्रक्चर का मतलब ये था कि आपको जो भी चीजें सोचनी हो, जस्ट थिंक एंड सी इट एट द आउटसाइड, एंड व्हाइल एंटरिंग इनटू द टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस और एंटरिंग इनटू द मेन कॉम्प्लेक्स ऑफ द टेम्पल, यू नीड टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। आपको अंदर फ्री करने की जरूरत है। मतलब कि यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे ये सारी चीजें ना मुंडेन है, यहाँ पे ये सारी चीजें निरर्थक है। मतलब कि इनका मेन पर्पज है कि आपको इरोटिज्म की तरफ ना ले जाके आपको स्पिरिचुअल डिविनिटी की तरफ लेके जाना, डिविनिटी की तरफ लेके जाना। ये भी आपको एक वन ऑफ द वेरी मेजर एस्पेक्ट आपको नजर आने लगेगा। ठीक है, तो आपको बॉडी के कॉन्सेप्ट में ये सारी बातें स्पेशली यू नीड टू राइट इट। एंड देन कम्स द कंक्लूजन वाला पार्ट। कंक्लूजन वाले पार्ट में आपको समझ जाना है कि इट वाज वन ऑफ द वेरी टॉप फेज ऑफ द नागर स्टाइल ऑफ टेंपल बिल्डिंग। नागर स्टाइल ऑफ टेंपल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एंड लेटर ऑन पीरियड में आप देखोगे, लेटर ऑन टाइम पीरियड पे नागर स्टाइल ऑफ टेंपल बिल्डिंग से और कुछ आइडिया चुरा के ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारे इंस्पिरेशनल टेंपल्स को बनाया जाएगा, और आज तक भी दिस आर वेरी हाईली रेलेवेंट। ठीक है, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स जो आपको यहाँ पे टच करनी होती हैं रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में हम यहाँ पे यहीं तक बातें करते हैं। ठीक है, आप देखोगे 1 दैट इज है ना, 2 3 4 5 6 राइट एंड 7 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पे किया हुआ है। मेजॉरिटी अगर देखोगे तो 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को इनडायरेक्टली भी हम इसके साथ हिस्ट्री वाले एस्पेक्ट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करते समय ये चीज ध्यान देके चलना है, यूपीएससी में हिस्ट्री वाला सेगमेंट अगर आप देखोगे अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल भी है, अनप्रेडिक्टेबल भी है। आप दोनों तरीके से इन चीजों को समझ सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो हम कभी नहीं कह सकते यही वाला क्वेश्चन आएगा, इसी फ्रेम में आएगा। बट अगर आप एक थिंकिंग एनिमल हो, अगर अपने आप को उन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के साथ अगर आप अपने आप को जोड़ के देखते हो, तो देयर आर चांसेस कि आप उन क्वेश्चंस के नेचर को, अप्रोच को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो व्हाइल प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यूज, व्हाइल प्रैक्टिसिंग द टेस्ट पेपर्स, आपको उन कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से समझते रहना है, और उन कीवर्ड्स के अंदर कौन कौन से अदर सब कीवर्ड्स हैं जो इसके साथ आप लगा सकते हो, इसके ऊपर आपको नजर विशेषकर बनाए रखनी है। ओके, आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आई होगी, है ना। और इसी सीरीज में बाकी और भी सब्जेक्ट्स आपके डिस्कस कराए जाएंगे बाय द सब्जेक्टिव टीचर्स। ओके, सो दैट मच टुडे। थैंक यू एवरीवन।